हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम वीकली रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चन का। तो अस्मिता चाहला किस खेल से संबंधित है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, जिन्होंने हमारे साथ डे बाय डे करंट अफेयर नहीं किया होगा। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डे बाय डे एक बार करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं क्लास देखी है उनका भी रिवीजन हो जाए, उन्हें भी आने लगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले थ्योरी पे। तो चलिए समझते हैं। आज हम करते हैं 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का संपूर्ण रिवीजन। ये यूपीएससी, सीएपीएफ, सीएससी, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ट्रिपल एससी, पैट, एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ मुझे 20 मिनट दे दो, 20 मिनट में आपका पूरा वीक रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इस वीक न्यूज़ निकल के आई थी वो थी गोवर्धन योजना के विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ के कुल बजट के आवंटन के साथ गोवर्धन योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 35-36 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यानी कि जो योजना पहले 26-27 तक थी उसको एक्सटेंड करके 35-36 तक कर दिया है। उद्देश्य क्या? मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों, शहरी जैविक कचरे से संपीड़ित बायोगैस और जैविक उर्वरक उत्पादक को बढ़ावा देना। जिन लोगों ने पहले क्लास ली है वो भी इस क्लास को लें, क्योंकि ये क्लास रिवीजन क्लास है। फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन पे जाओगे तो आप क्वेश्चन लगाने में बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे इस क्लास को लें। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ठीक है, गोवर्धन। ठीक है, नोडल मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इसका नोडल मंत्रालय है। यह स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत शुरू की गई है। अच्छा, वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो जैविक कचरे का अवांछनीय पाचन, जिससे मुख्यतः मीथेन यानी CH4 लगभग 55 से 65% तक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CO2 बनती है। ठीक है, तो इससे क्या है? इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे CBG और वर्सेस LPG। CBG में 90% से अधिक मीथेन होती है। CBG में कितनी? 90% से अधिक वो मीथेन होती है, जो पर्यावरण अनुकूल और ईंधन दक्षता में उच्च है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सीबीजी का। ठीक है, ये गोवर्धन योजना किसके लिए चलाई गई है? जैविक कचरे से संपीड़ित गैस, संपीड़ित यानी कि कार्बन बायोगैस सीबीजी और जैविक उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगली जो न्यूज है वो है बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा यानी हमारी संसद ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पारित किया है, जो औपनिवेशिक काल के 135 साल पुराने बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1851 का स्थान लेगा। किसका? 1891 का स्थान लेगा। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से पुराने एक्ट का स्थान लेगा? तो 1891 का स्थान लेगा। ये इसका प्रावधान क्या इसमें प्रावधान है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आधारित बैंकिंग डेटा को भारतीय न्यायालयों में प्राथमिक एवं वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता देना। ठीक है, स्ट्रेटेजी के समझ लेते हैं। BSA। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 61 और 63 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता के अनुरूप बैंक डेटा को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज समझ लो आप। ठीक है, किस इलेक्ट्रॉनिक डेटा का कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कहाँ पे दिया हुआ है? BSA में। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है? डिजिटल रूप में प्रमाणित प्रिंट आउट सर्वर लॉग। अब बिना मूल्य वही खाते के भी न्यायालय में स्वीकार्य होंगे। क्या होंगे? बिना मूल्य वही खाते के भी न्यायालय में स्वीकार्य होंगे। कौन से? डिजिटल रूप। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या बैंकर्स बुक एविडेंस बिल का? यही है कि जितने भी डिजिटल एविडेंस है वो अब न्यायालय में आप देने होंगे। क्योंकि पुराना जो हमारा जो कानून था, जो 1851, उसमें इस तरह की तब तकनीक नहीं थी, तो उस तरह का कानून भी नहीं बनाया था हमने। अगला जो है केरल राज्य से। किससे? अगला है केरल राज्य से। केरल राज्य का नाम केरलम कर दिया। केरल राज्य का नाम क्या? केरलम कर दिया गया है। करंट अफेयर से समझते हैं। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए केरल बिल 2026 पारित किया। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। जब किसी राज्य के नाम में, सीमा में, ठीक है, परिवर्तन किया जाता है तो ये संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। जब हम किसी नए राज्य का प्रवेश करते हैं, जैसे हमने सिक्किम को मेरे अपने देश में मिलाया था, तो वो आर्टिकल 2 के तहत करते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत करते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, संसद में विधेयक पेश होता है, संबंधित राज्य की राय
ली जाती है, लेकिन संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। राज्य की जो भी राय रहेगी वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस पे जो भी काम करेगी संसद ही करेगी। विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। विधेयक कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत से पारित होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। मलयालम भाषा में राज्य का वास्तविक नाम, पारंपरिक नाम केरलम है। अब आपसे पूछ सकता है केरल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम है। कौन सी है? मलयालम है। ठीक है, ध्यान रहे। चलो आगे समझते हैं। हर घर तिरंगा 2026 का अभियान। ठीक है, केंद्रीय एवं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, पूछता है कौन से मंत्रालय ने? तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, 9 से 17 अगस्त तक, कब से कब तक? 9 से 17 अगस्त तक 2026 तक हर घर तिरंगा अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक है, ध्यान रहे कौन से चरण का? चौथे चरण का शुभारंभ किया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, इसके डिजाइनर कौन थे? पिंगली बिकैया इसके डिजाइनर थे। इसके अगर अनुपात और नियम की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता की बात करें 2002 है। भारतीय ध्वज संहिता कब आई थी? 2002 में। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ठीक है, इसके ध्वज के उपयोग के लिए और सम्मान को नियंत्रित करती है। कौन करता है? भारतीय ध्वज संहिता 2002। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में कहा 51(1)(a) में 51(1)(a) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना ये प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारी भारतीय संविधान के भाग 4(a) में है। भाग किसमें? भाग 4(a) में। किसमें? हमारे संविधान में। ठीक है, ध्यान रहेगा, भाग 4(a) में है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। गांधीनगर में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण पुस्तकालयों को डिजिटल रूप देने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो पूछता किस विधानसभा में किया है? किस संसदीय क्षेत्र में किया है? तो गांधीनगर में किया है। किसने किया? अमित शाह जी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं ये। ठीक है, ग्रामीण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को ई पुस्तकों अध्ययन की सामग्री तक पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, इसका उद्देश्य आगे समझते हैं। विभाजन विभीषिका दिवस कब से मनाना शुरू किया? तो 14 अगस्त को सबसे पहले हम इसे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं। देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। घोषणा कब की थी? तो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। कब की थी? 2021 में की थी, 14 अगस्त को इस दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 1947 माउंटबेटन योजना कब आई थी? आपको याद रहे कब आई थी? 1947 में आई थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आई थी? 1947 में आई थी। कब आई थी? 1947 में आई थी। ठीक है, के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राष्ट्र बने। सर सिरिल रैडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण किया। तो ध्यान रहेगा, रैडक्लिफ रेखा कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। ये कब की? 3 जून की योजना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखते हैं, एक मोटिवेशन कोट है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। क्या है? तो सफलता एक छोटा-सा रास्ता नहीं होता। यह क्या होता है? यह कठिन परिश्रम, यह आपके कठिन परिश्रम, निरंतरता, ठीक है? और अपने सपनों पर अटूट विश्वास का परिणाम होता है। अब क्या हो रहा है? कई बच्चे कहते हैं मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं मिल रहा। भाई सिलेक्शन 1 साल से तैयारी करने से नहीं मिलेगा। जो लोग सिलेक्शन पा रहे हैं, वो लोग कई-कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। 2-2 3-3 साल के बाद परिणाम निकल के आ रहे हैं। क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि अब कॉम्पिटिशन हाई हो गया। कॉम्पिटिशन हाई होने का रीज़न क्या है? कॉम्पिटिशन हाई होने का रीज़न ये है कि अब किसी बच्चे का डाउट नहीं रह रहा। अब किसी बच्चे का डाउट नहीं रह रहा। पहले क्या था? पहले डाउट हुआ तो क्लियर होने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। लोग किताबें देखते, किताबों में डाउट क्लियर नहीं होता था। अब क्या है? अब तो गूगल बैठा है, गूगल किया, डाउट क्लियर। इसके बाद अब कोई ये भी कह रहा होगा, कुछ एक लड़के तुम्हारे साथ के ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 6 महीने या 8 महीने तैयारी करके हो गया। तो वो बच्चा जब से स्कूलिंग से ही वो 6 क्लास से लेके और 12th क्लास तक नहीं, बल्कि अभी तक जब तक वो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहा है, तब तक ये एक अच्छा बच्चा रहा है। वो एक तेज बच्चा रहा है पढ़ने में, ठीक है? उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहा है, जिससे उसको आधे से ज़्यादा चीज़ें उसको आ रही थी। अब जो बच्चा अभी हाल ही में शुरू किया, 2 साल पहले उसने सोचा, लाओ पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाई की तरफ उसका दुनिया से मोह भंग होके पढ़ाई की तरफ जब उसने अपनी तरफ आने की सोचा और फिर वो कहे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो गलत है। आप मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, निरंतरता चाहिए, ठीक है? ठीक है? और अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखो, ये एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ये जर्नी, ये जो
यात्रा है, लंबी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें मंजिल ना मिले। मंजिल मिलेगी, ठीक है? और कोई दूसरा या आपके पास रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। तो आप मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान ही सब श्रेष्ठ है। जहाँ आप बैठोगे, वहाँ ज्ञान की वैल्यू आप देखो अपने आस-पास, जो ज्ञानी है, उसी की वैल्यू है, ठीक है? तो ज्ञानी बनो। चलिए आगे समझते हैं। अब रक्षा और अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के कुछ क्वेश्चन है जो इस महीने इस हफ्ते करंट अफेयर में रहे हैं। आइए इनको समझते हैं। अग्नि 4 को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने किया। टू द फैक्ट तुरंत समझ लो, ठीक है? कहाँ पे परीक्षण हुआ? तो चांदीपुर में हुआ। क्वेश्चन पूछता है चांदीपुर कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, ठीक है? सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी पूछता अग्नि 4 जो है वो कहाँ से कहाँ मिसाइल करती है? तो सतह से सतह पर वार करती है। आप सिर्फ मुझे अच्छे से सुनो। आईजीएमडीपी 1982 से 83 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिसाइलें आती हैं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। कौन कौन सी 5 प्रकार की मिसाइलें आती हैं? पटना। कैसे याद करते हैं? पटना से। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, अक्ष। ध्यान रखेंगे आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। आगे है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को इसरो डेवलप कर रही है। 2035 तक पूर्ण रूप से संचालित होने की आशा है हमें। पहला मॉड्यूल इसका 2028 में लॉन्च करने वाले हैं, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो 15 अगस्त को क्या है? स्वतंत्रता दिवस भी है और इसरो का स्थापना दिवस भी है। ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में है। ध्यान आएगा, बीएएस ध्यान रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अब तक काम किससे चला था? अब तक हमारा काम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से चल रहा था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष, ठीक है, स्टेशन से चल रहा था। इसको क्या है, 2030 तक डिमोलाइज करने की आशा है, ठीक है? डिमोलाइज करने वाले हम, इसको खत्म करने वाले हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें अपना स्वयं का चाहिए। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम डेवलप कर रहे हैं। कौन कर रहा है? इसरो कर रही है। कब स्थापना हुई? 1969 में स्थापना हुई थी। व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र इसरो का एक प्रोग्राम है। गगनयान पे मानव रहित मिशन के लिए अर्ध मानव रोबोट है। क्या है व्योम मित्र? ये मित्र हमारा रोबोट है। व्योम मित्र आकाश के लिए हमारा मित्र है। व्योमी से आकाश होता, मित्र हमारा दोस्त होता। तो आकाश के लिए ये दोस्त है। ये दोस्त हमारा कहाँ जाएगा? ये दोस्त जाएगा हमारे गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मतलब हमारे जो गगन पे ये यान जा रहा है हमारे, उस पर जाएगा। कौन जाएगा? हमारा मित्र जाएगा, व्योम मित्र जाएगा। आकाशीय मित्र जाएगा। कहाँ जाएगा? आकाश में जाएगा, ठीक है? कार्य क्या है? अंतरिक्ष यात्री मापदंडों की निगरानी करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना, ठीक है? ये इसका कार्य रहेगा। ध्यान रहेगा, व्योम मित्र किसने डेवलप किया है? इसरो ने किया है, ठीक है? किसके कौन से मिशन पे जाने वाला? गगनयान पे जाने वाला। सुरती जीआरआईसी कोलकाता इसका मुख्यालय है, ठीक है? किसने डेवलप किया? जीआरआईसी कोलकाता ने इसको डेवलप किया। किसको किया? श्रुति को डेवलप किया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने नई पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत है। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो क्या है? ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, ठीक है? निर्माण कहाँ है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया। किसने किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसका निर्माण किया है। कवच को देख लेते हैं। कवच की स्थापना किन्होंने? भारतीय रेलवे ने की है, ठीक? कवच 4.0 भारतीय उत्तर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे। अब पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल में लगाने की मंजूरी है। पूछ लेता है कि इज्जत नगर मंडल कौन से रेलवे में? तो पूर्वोत्तर रेलवे में है। कौन से में? पूर्वोत्तर रेलवे में है, ठीक है? कवच की स्थापना की बात करें, कवच क्या है? तो कवच आरडीएसओ द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली जो आमने सामने की टक्कर से रोकती है, ठीक है? SIL4 सर्टिफाइड है, यानी 4 तरह की इसमें सुरक्षा से ये लैस है, ठीक है? जब हम डे बाई डे करंट अफेयर करते हैं तो काफी लंबा सेशन रहता है, 40 से 45 मिनट का सेशन रहता है। उसमें इन सब चीजों के बारे में, जहां आपके छोटे छोटे यहाँ पे डाउट रह रहे होंगे, SI4 में कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, ठीक है? या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अलावा और कौन कौन सी कंपनी जो इस तरह की गश्ती पोत या पोत बनाती हैं, ठीक है? इन सब को हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो आपने वो वाली क्लास अभी तक नहीं दी थी, वो वाली क्लास को ज्वाइन कर ले। काफी अच्छी क्लास है, डेली क्लास है, हमारे साथ जुड़ के काफी अच्छे से मजा आता है। चीजों को बड़े डिटेल में देखते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर उन करंट से, हिस्ट्री से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना तो 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हो अच्छे लेवल के, ठीक है? आप छोटे से बड़े किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, आपको वो सेशन जरूर लेना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद हमारी क्लास में आओ, बहुत अच्छा लगेगा।
लगेगा। फिर बिल्कुल फ्री क्लास है सारी की सारी, पीडीएफ सारी चीज़ हम लोग देते हैं, ठीक है। तो Su-30 MKI का उत्पादन किसने किया? HAL नासिक ने किया। कहाँ पे हुआ ये भी पूछ सकता है, तो कहाँ पे हुआ? नासिक में हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक प्लांट में वायुसेना के लिए 12 नए सुखोई 30 MKI का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। कितनी? 12 सुखोई 30 MKI रूस द्वारा डिजाइन, HAL द्वारा लाइसेंस निर्मित भूमिका लड़ाकू विमान है, ठीक है, ये पता है हमें, ठीक है। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात की है वहाँ पे, ठीक है। देख लें एक बार कैसा है। गरुड़ 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 दूरबीन किसने लॉन्च किया? IOL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने की है। किसने किया? इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने की है। नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी उच्च रेजोल्यूशन वाली दूरबीन है। IOL रक्षा मंत्रालय के तहत गठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम DPSUs है, ठीक है। अब देख लेते हैं एसेंट। ये जो गरुड़ दूरबीन है, ये किसी भी जो ऑब्जेक्ट होता है या किसी वस्तु को 8 गुना बड़ा दिखाती है। कितना? 8 गुना बड़ा दिखाती है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बात हमने डे बाय डे में किया हुआ है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, एक बार ज्वाइन करके देखो, बड़ा काफ़ी ठीक लगता है। तो एसेंट AI फ्रेमवर्क, एसेंट AI फ्रेमवर्क को किसने निर्मित किया? तो एसेंट बॉस सेंटर पे अशोका यूनिवर्सिटी में हुआ क्या? एसेंट AI फ्रेमवर्क। ये किसके लिए? ये कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसकी बात करें तो पुनर्जीवित पुनरावृत्ति कोशिकाओं के पहचान के लिए विकसित किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। कहाँ पे विकसित किया है? एसएन बॉस सेंटर कोलकाता में विकसित किया गया है। तो पूछ लेता है एसएन बॉस सेंटर कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी का स्वायत्त संस्थान है। किसका? डीएसटी का स्वायत्त संस्थान है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध संगठन विशेष वैश्विक घटनाक्रम को देख लेते हैं। नासा का आर्तेमिस मूनवेस प्रोग्राम स्पेस वॉक। तो नासा का आर्तेमिस मूनवेस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं क्या है। तो इसने नासा ने इसरो को भी इनवाइट किया। किसके लिए? आर्तेमिस मून वेस्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया। किसको दिया है? इसरो को दिया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के अनिल मेनन ने जैसिका मीर के साथ, किसके? जैसिका मीर के साथ ISS से बाहर, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे 27 मिनट की स्पेस वॉक किया है। ध्यान रहेगा। अनिल मेनन कौन है? अंतरिक्ष में चहलकदमी स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। इनके अलावा सुनीता विलियमसन और राजा चारी के बाद, ठीक है, और कल्पना चावला। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। कल्पना चावला, ठीक है, एक बार देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे। एक बार देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे कौन कौन स्पेस वॉक कर चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ISS का इतिहास देख लें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में स्थापित किया गया था, और 2030 में से डीकमीशन किया जाना है। क्या किया जाना था? डीकमीशन किया जाना है, और स्वच्छित नष्ट कर प्रशांत महासागर के पॉइंट निमा में गिराया जाएगा। किसमें? पॉइंट निमा में गिराया जाएगा। किसमें गिराया जाएगा? पॉइंट निमा में गिराया जाएगा। तो ध्यान रहे कहाँ पे गिराया जाएगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कहाँ गिराया जाएगा? पॉइंट निमो में गिराया जाएगा। आइए एक बात समझ लेते हैं और आगे आगे क्या है। अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो मुंबई में ब्रिक्स देशों के बीच मीडिया एवं डिजिटल कंटेंट के सहयोग से ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन किया जाएगा। किसका? ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन किया जाएगा। इस बार ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके पेपर के लिए। तो ब्रिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो सारे के सारे देख लो, क्योंकि ब्रिक्स का जो अध्यक्ष इस समय कौन है? भारत अध्यक्षता कर रहा है 2026 की, ठीक है। कौन अध्यक्षता कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ब्रिक्स के इतिहास एक बार समझ लेते हैं। ब्रिक्स का इतिहास क्या है? एक बार दूसरा फैक्ट क्या है? देखो, दो फैक्ट हैं यहाँ पे करंट अफेयर के, दोनों को समझ लो। गोवा में 8वीं ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप्स ऑन ओशनिक एंड पोलर साइंस की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? गोवा में आयोजित हुई है। गोवा में कौन सी जगह हुई है? गोवा में बास्को डिगामा में हुई है। कहाँ पे हुई है? बास्को डिगामा, ठीक है। कहाँ हुई है? बास्को डिगामा में हुई है। आगे देखते हैं।
ब्रिक्स का इतिहास देख लें, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। जब 2000 उसी तब की क्या नाम था इसका? ब्रिक था। जब 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है? साउथ अफ्रीका ब्रिक्स हो गया। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब इसमें देश और जुड़ गए हैं। तो इसमें अब कुल मिला के कितने देश हो गए? इसमें कुल मिला के 10 देश हो गए। कहीं-कहीं पे आपको 11 भी लिखा मिलेगा। तो जैसा ऑप्शन हो उस हिसाब से देख लेना। अगर ऑप्शन 10 और 11 दोनों आता है तो 10 आंसर लगाना है। ठीक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शंघाई में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान केंद्र एनसीपीओआर वास्को डी गामा गोवा में स्थित है। और यहीं पे किसकी मीटिंग हुई है? यहीं पे जो आपकी ये वाली जो मीटिंग हुई है, वर्किंग ग्रुप्स ऑन ओशनिक एंड पोलर साइंस, वर्किंग ग्रुप ऑफ ओशनिक एंड पोलर साइंस की बैठक कहाँ पे है? पोलर साइंस की बैठक ध्यान रखो। ओशनिक एंड पोलर साइंस की बैठक कहाँ हुई है? एनसीपीओआर में हुई है। ठीक है? अमेरिका का लिंडसे ओ ग्राहम शैक्षणिक रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 अमेरिका सीनेट द्वारा पारित इस कानून के तहत रूस ईरान से कच्चा तेल खरीदने वाले देश भारत, चीन आदि के उत्पादों पर 100% से द्वितीयक शुल्क लगाने की घोषणा की है। घोषणा की है। ठीक है? देख लेते हैं काउंटरिंग अमेरिका एडवर्टाइजिंग टफ सेक्शन एक्ट। यह कानून अमेरिका कानून विरोधी देशों आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। ठीक है? भारत अपनी रणनीतिक सहिष्णुता के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसमें भारत, चीन आदि पर 100% टैरिफ लगाने के लिए मंजूरी 100% टैरिफ लगाने की बात चल रही है। ठीक है? लेकिन ये बिल अगर पास भी हो जाएगा, तो भी ये जो लागू करने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास होता है, यानी ट्रंप के पास होगा। अभी बात ट्रंप चाचा पे डिपेंड करती है कि वो भारत पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। ठीक है? ये कूटनीतिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? अबेलार्डो। कौन है? अबेलार्डो। अबेलार्डो कौन है? कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है? अबेलार्डो को ध्यान रखेंगे। ठीक है? महाद्वीप कहाँ? दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी बोगोटा है। मुद्रा पेसो है इसकी। भूमध्य रेखा कोलंबिया से होकर गुजरती है। हाल ही में यहाँ 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया, तो 2 बार न्यूज में आया कोलंबिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है? इथियोपिया, देवेश उत्तम नए भारतीय राजदूत बनाए गए। कौन? देवेश उत्तम। इसकी राजधानी क्या? अदिस अबाबा इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा बिर है। ठीक है? इसकी मुद्रा बिर है। अदिस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है। अदिस अबाबा में क्या? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। किसका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर मेरे साथ आप डेली क्लास ले रहे हो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर नहीं भी ले रहे हो तो भी अगर आपको पता, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, आप मुझे बताओ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? बताओ मुझे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जिनेवा। भारत के यूएन कार्यालय को 5 मोर, 4 नीले और 1 दुर्लभ सफेद भेंट किया है। क्या? राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है, 1963 में घोषित किया गया था। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे है सेकू। सेकू क्या है? भारत और सेकू के व्यापार समझौते से टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2008 से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि 2008 से हम लोग सोच रहे थे कि इस पे बातचीत हो, लेकिन वो बातचीत जाके अब बनी है। ठीक है? दुनिया का सबसे पुराना सीमा शुल्क संगठन है। 1910 में ये बना था। 5 सदस्य देशों का, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वातिनी। ठीक है? ये इसके 5 देश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। हेडक्वार्टर कहाँ है? विंडहोक में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? नामीबिया में। ठीक है? लेबनान मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त कर उम्र कैद में बदला है। किसने? लेबनान ने बदला है। ठीक है? ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। राजधानी कहाँ? बैरूत में है और मुद्रा क्या है? लेबनानी पाउंड है। ठीक है? यहाँ पे मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। अपनी तैयारी में हमेशा दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। मन से मत हारिए, आप एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे फिर बढ़ते हैं। इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट रहे हैं, कुछ चीजें निकल के आई हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ
मनाई गई है। ठीक है, घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी लखनऊ के पास। तो देखो ध्यान रहे, तारीख भी ध्यान रहे, 1925 से नहीं, तारीख भी ध्यान रखनी है। ठीक है, के पास काकोरी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा सहकारी खजाने को लूटा गया। सहकारी खजाने को लूटा गया। प्रमुख क्रांतिकारी कौन है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेड़ी और चंद्रशेखर आजाद, ये प्रमुख इसके कार्यकर्ता थे। सादत स्थल की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल का सादत स्थल कहाँ पे? गोरखपुर में है। फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां का है। रोशन सिंह का कहाँ पे? नैनी में है। राजेंद्र लाहिड़ी का गोंडा जेल में है। कहाँ पे? गोंडा जेल में है। अब नाम परिवर्तन की बात करें तो 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे डकैती के नाम से जानते थे, उसे काकोरी ट्रेन एक्शन एक सम्माननीय नाम देने का काम किया। काफी गर्व की बात रही है। ठीक है, आगे देखते हैं होयसल काल का वीर गल्लू। वीर गल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। वीर गल्लू क्या है? तो कर्नाटक का एक नीरगुंड गांव है। कौन सा? नीरगुंड गांव है, जहां पे होयसल होयसल राजवंश से संबंधित, जिसका संबंध 12वीं शताब्दी बताया जाता है, कहीं कहीं 13वीं शताब्दी रहता है, से संबंध उत्कीर्णित वीर गल्लू प्राप्त हुआ। अब ये वीर गल्लू क्या है? ये युद्ध और आपदा में वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं की स्मृति में स्थापित पाषाण होता है, जिसमें लिखा होता है कि किस तरीके से मृत्यु हुई, क्या रहा, सारी चीजों का उसमें उल्लेख रहता है। होयसल राजवंश की बात करें तो इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र। आधुनिक में बात करें तो हलेबीडु। क्या कहते हैं आधुनिक में? हलेबीडु। होयसल, हलेबीडु, द्वार समुद्र, ध्यान रखें। संस्थापक कौन थे? नृपकाम द्वितीय इसके संस्थापक थे। ठीक है, यूनेस्को विरासत की बात करें 2023 में वेल्लूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो इसमें भी ये भी पूछ सकता है, बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा को, होयसल के पवित्र मंदिरों को 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? 2023 में किया गया। ठीक है, या पूछ सकता है होयसल राजवंश के किन पवित्र मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? बेलूर को, हलेबीडु को और सोमनाथपुरा। ये है इसका आंसर। ठीक है, अब प्यार की निशानी, आप अब तक ताजमहल को जानते होंगे, लेकिन प्यार की एक निशानी ये है बेस्ट टेकरी। इसको देखिए तो मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग उज्जैन स्थित मध्यकालीन बौद्ध स्फूत वेस्ट टेकरी स्थल है। क्या है? वेस्ट टेकरी स्थल पर पुनः उत्खनन शुरू कर दिया है। किसने? मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग। अब ये बेस्ट टेकरी क्या है, इसको समझो। तो जो सम्राट अशोक उज्जैन के जब राज्यपाल थे, या जब उस समय क्या उज्जैन को क्या कहते थे? अवंती कहते थे। जब अवंती के राज्यपाल थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी देवी विदिशा की वैश्य पुत्री, जो विदिशा के वैश्य की पुत्री थी, जो जिनका नाम देवी था, के लिए इस विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। तो केस में प्यार की असली निशानी है ये हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की। ठीक है, तो हमारे देश में प्यार की केवल ताजमहल ही निशानी नहीं है, हमारे देश में विदिशा में वैश्य टेकरी भी एक प्यार की निशानी है। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर स्थित है तथा कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आइए आगे समझते हैं लेप्चा जनजाति का टेडोंग लोहो रम फाट त्योहार। ठीक है, तो टेडोंग लोहो रम फाट त्योहार किससे संबंधित है? ये लेप्चा जनजाति से संबंधित है। किससे? लेप्चा जनजाति से संबंधित है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति द्वारा प्राकृतिक आराधना टेंगोंग पर्वत के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु यह पर्व मनाया गया है। सिक्किम की जनजाति लेप्चा है। ठीक है, लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये सिक्किम की अन्य जनजाति है, तो ध्यान रखेंगे लेप्चा, भूटिया, नेपाली। ठीक है, सिक्किम की कौन कौन सी है? लेप्चा, भूटिया, नेपाली। नेपाली कुछ लोग सिक्किम में भी आ गए तो वहाँ एक नेपाली जनजाति भी है। भूटान के कुछ आ गए हो तो उनकी एक भूटिया जनजाति है। और लेप्चा, ठीक है, लेप्चा सिक्किम के मिक्सचर होगा भूटिया नेपालियों का। हो सकता है एक याद करने की ट्रिक बना रहे हैं, कोई सही बात नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो भूटिया नेपाली ध्यान रखेंगे। लेप्चा को आप मूल निवासी हैं। लेप्चा कैसे? यहाँ के मूल निवासी हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, लेप्चा कैसे? मूल निवासी हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। संविधान संशोधन की बात करें, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां पूर्व राज्य बना। कौन से? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 56वें द्वारा कौन सा बना? 56 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में 7 कलाकारों को अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न और 108 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 7 कलाकारों को अकादमी रत्न और 108 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार देने की बात की गई है। स्थापना 1953 में हुई थी। किसकी? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं पुरस्कार की जो देने की संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है,
भारत की प्रदर्शन कलाओं की शीर्ष संस्था है जो पुरस्कार का वितरण करती है, उनको सम्मान करती है। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मैंने उस दिन भी आपको याद कराया था। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल का है। मलयालम कहाँ की? केरल की राज्य की भाषा है। कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी, जब आदमी कच्चीपुड़ी सीखेगा, कौन सीखेगा? जो अंधा होगा वो कच्चीपुड़ी सीखेगा। उड़ीसा, उड़ीसा का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। सत्रिया, असम का है। तो सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणम का, उड़ीसा उड़ीसा का है। ये याद होंगे। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी याद होगा। कथक उत्तर प्रदेश का, याद कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कथक, ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। और भरतनाट्यम तो सबको याद है, तमिलनाडु का है ही, ठीक है। 16वीं एशियाई शेरों की हमने जनगणना की है। भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 थी, जो 70% बढ़कर कितनी? 891 हो गई है। 2015 में कितने थे? 523 थे। अब 70% की वृद्धि के साथ कब कितनी हो गई? 891 हो गई है। प्राकृतिक आवास की बात करें तो एकमात्र गिरि राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में जो स्थित है वो प्राकृतिक आवास है। आयुसीएन स्थित संकटग्रस्त, आयुसीएन की स्थिति क्या है? इसकी स्थिति संकटग्रस्त है। प्रोजेक्ट लाइन पीएम मोदी द्वारा एशियाई शेरों को संरक्षण हेतु घोषित किया गया। क्या? प्रोजेक्ट लाइन, ठीक है। अब मुझे आप बताओ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताओ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ठीक है, आप मुझे बताओ प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ठीक है, लद्दाख में भारत की पहली उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी, हिम तेंदुआ और दुर्लभ हिमालयी जीवों के संरक्षण हेतु इको टूरिज्म हेतु लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड सफारी बनेगी। कैसी बनेगी? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सबसे पहले ये बता दो, लद्दाख में। यहाँ पे क्या बनेगी? भारत की हाई एल्टीट्यूड सफारी बनेगी। प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो कब? 1973 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट लाइन कब शुरू किया गया? 2020 में 15 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कौन सी बनेगी? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बनेगी, ठीक है। किसके लिए? दुर्लभ हिमालयी जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य की पशु है। लद्दाख का राज्य की पशु क्या है? हिम तेंदुआ है। आयुसियन स्थित सुवेद है वल्नरेबल एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू किया गया? 2009 में। तो प्रोजेक्ट दो तीन प्रोजेक्ट बता दिए मैंने। क्रॉनिकल समझो, 1973, 2009, ठीक है, स्नो लेपर्ड, और 2020 प्रोजेक्ट लाइन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ठीक है, और लॉयन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 30 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना था? 30 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था अनुच्छेद 240 के तहत, अनुच्छेद 240 के तहत, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना, ऊर्जा उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह। कैसा बना? उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह बना है। तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरा पोर्ट स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त एवं आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया। कौन सा बना है? तमिलनाडु का चिदम्बरनार पोर्ट, चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है। स्कोप 2 में क्या है? उत्सर्जन मुक्त। स्कोप 2 क्या है? स्कोप 2 के बारे में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी एक बार याद करके बताता हूँ, ठीक है। लेकिन एक समझो, ये 3 तरह का होता है, स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3। ये 3 तरह के स्कोप होते हैं, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु का चिदम्बर पोर्ट है, इसको कौन सा? स्कोप 2 का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। आइए चलो आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख कितने बंदरगाह हैं? भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। कितने? 13 बंदरगाह हैं, जिन्हें केंद्र सरकार बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय नियंत्रित करता है। बीओ चिदम्बर पिल्लई स्वदेशी आंदोलन के महान नेता हैं, जिन्होंने 1906 में अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की थी। कैसी? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की थी, ठीक है, ध्यान रहे। अरुणाचल प्रदेश में चीन का मैप बॉल और सर्वे ऑफ इंडिया, ये कुछ न्यूज में है। तो चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को मनगढ़ंत नाम बदलने के जवाब में, ठीक है, तो चीन ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का अपने इच्छा अनुसार कुछ नाम बदल दिए, ठीक है। के जवाब में सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक स्थान दर्रे स्मृति स्मारकों के आधिकारिक भारतीय नामों को मान्यता देते हुए रजिस्टर किया है, ठीक है, ध्यान रहे।
सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1767 में। भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ? देहरादून में। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 को 55वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा बना। इसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1914 को हुआ था। प्रमुख दर्रे की बात करें तो बॉमडिला, सेला और दिफू यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? बॉमडिला, सेला, दिफू यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। भा- भारत बना दुनिया का नंबर 1 सिप रिसाइकलिंग राष्ट्र। तो 35% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत 2025-26 में पुनर्चक्रण यानी सिप रिसाइकलिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। अलंग गुजरात में स्थित है। भावनगर जिले में स्थित ये अलंग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला शिपयार्ड बन गया है। हांगकांग कन्वेंशन जहाजों को सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए समुद्री संगठन आईएमओ की संधि है। हांगकांग कन्वेंशन क्या है? हांगकांग कन्वेंशन का संबंध जहाजों के पुनर्चक्कर से संबंधित है। जहाजों के पुनर्चक्कर से संबंधित है, ठीक है। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके लक्ष्यों और आपकी उपलब्धियों को आपस में जोड़ता है। तो हमेशा अनुशासित रहिए, ठीक है। अपने अनुशासन में कभी भी कमी मत लाइए। तो डिसिप्लिन किसी भी सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। तो ध्यान रखिए इसका, ठीक है। इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। चलिए आगे समझते हैं अर्थव्यवस्था खेलकूद से। पीएम ई ड्राइव योजना का विस्तार। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को समयावधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी गई है। पूरा नाम क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट, ठीक है। पूर्ववर्ती योजना की बात करें, इसने पूर्व में चल रही फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना का स्थान लिया है, ठीक है। ध्यान रहे। भारत रूस गैसोलीन पेट्रोल व्यापार। तो इतिहास में पहली बार रूस ने भारत से 52,000 टन गैसोलीन पेट्रोल का आयात किया है। कितना? 52,000 टन गैसोलीन पेट्रोल का आयात किया है। वाडिना रिफाइनरी कौन सी है? तो गुजरात के जामनगर देवभूमि में द्वारका में स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल स्थान रिफाइनरी है। नाम क्या है? नायरा, ठीक है। वडीनाथ रिफाइनरी, ठीक है। वन हब वन स्टैंडर्ड। आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर्बल दवाओं औषधि पौधों की गुणवत्ता मापदंडों को एक समान बनाने के लिए समझौता हुआ है। क्या है? वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। पूछ सकता है किसके लिए हुआ है? तो औषधीय पौधों की गुणवत्ता मापदंडों को एक समान बनाए रखने के लिए तो समझौता किया गया है, ठीक है। खेल जगत की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्रिड्ज प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ? इसमें कौन जीता है? तो इसमें आर प्रज्ञानंद जीते हैं, ठीक। कहाँ पे हुई थी? ये सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका में हुई थी। FIDE शतरंज की सर्वोच्च संस्था है। FIDE शतरंज की सर्वोच्च संस्था है। पूछ सकता है शतरंज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? FIDE। कहाँ पे मुख्यालय? लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। भारत के पहले ग्रांड मास्टर की बात करें विश्वनाथ आनंद थे, 1988 में बने थे। एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक, इसका मुख्यालय अरेहा पंगमबाम में है। कहाँ पे? अरेहा पंगमबाम, ठीक है। तो कहाँ पे आयोजित हुई है? ये फिलीपींस में आयोजित हुई है। कहाँ पे आयोजित हुई है? फिलीपींस में आयोजित हुई है। अरेहा पंगमाम ने इसको जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। सीनियर महिला वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला बनी है। कौन? अरेहा पंगमाम। कौन किसमें? जिम्नास्टिक, एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पे आयोजित हुई? फिलीपींस में आयोजित हुई। कौन सी? एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक 2026 का। मणिपुर की लोकटक झील लामताओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो लोकटक झील और केविल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर कोरिया मास्टर 2026 में महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन बनी है? अस्मिता चाहेला, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। चीन की हान चियान सी को हराकर यह खिताब जीता। किसको? चीन की हान चियान को हराकर ये खिताब जीता है। CWG का नगद पुरस्कार की बात करें तो केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में ये स्थित है, ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्रालय, और इसमें जो पुरस्कार आती है स्वर्ण पदकों के लिए 30 लाख, रजत पदक के लिए 20 लाख और कांस्य पदक के लिए 10 लाख घोषित की गई है। जो कॉमनवेल्थ गेम का प्रथम आयोजन है वो 1930 में किया गया था। कॉम्बैट लीडर टॉप गन के लिए स्क्वाड लीडर भावना गंट ने इसको क्वालिफाई किया है,
ठीक है, तो ये कौन कराता है? ये TACDE ग्वालियर कराती है। TADCE टेक डी सिर्फ FCL कोर्स पूरा कर भारत की पहली महिला टॉप गन बनी है। कौन बनी है? भावना कंठ। भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है। कौन? भावना कंठ जो है वो भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है। सेना प्रमुख की पहली महिला ADC कौन बनी है? शिवानी सहरावत बनी है। कौन बनी है? शिवानी सहरावत बनी है, भारतीय सेना में है। थल सेना अध्यक्ष की पहली ADC नियुक्त की गई है। थल सेना के अध्यक्ष की पहली ADC नियुक्त की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। विक्टर्स कोरिया मास्टर्स में कौन जीता? अस्मिता चालिया जीती है। एरोबिक जिम्नास्टिक में पंगम माम जीती हैं। सेंट लुइस रैपिड्स एंड ब्रिज में कौन? आर प्रज्ञानंद जीते हैं। तो खेल से संबंधित कुछ प्रश्न थे, ये भी हमने देखे। अब महत्वपूर्ण कुछ सूचकांकों की देख लेते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी SCQI 2026 रैंकिंग में पंजाब ने केरल को पछाड़कर स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में देश में प्रथम स्थान लिया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। कब स्थापना? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये गैर संवैधानिक सलाहकार थिंक टैंक है। ठीक है, गैर संवैधानिक और गैर सामुदायिक सलाहकार थिंक टैंक है। ठीक है, दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। डिफरेंट कॉन्स्टेक्ट कॉमन एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाए जाते हैं। हाथियों के संरक्षण हेतु जागरूकता इसका थीम है। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। 2010 में ये घोषित किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। तो हमने 3 तरह के प्रोजेक्ट देख लिए। अब और क्रोनोलॉजी बनाओ। 1973, ठीक है, 1992, 2009 और 2020। ठीक है, अब सम्मान की बात करें तो लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड भारतीय लेखक एवं चिंतक गुरचरण दास को अमेरिका के लिबर्टी इंटरनेशनल द्वारा यह सम्मान दिया गया है। यह प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया ग्रोथ एट नाइट, इंडिया अनबाउंड के लिए मिला हुआ है। किसको? लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड किसको मिला हुआ है? तो गुरुचरण दास को मिला हुआ है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 तमिलनाडु के P पेचियमल गोविंद मल्ल को तटीय समुद्री संरक्षण हेतु संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत को हरित क्रांति में जनक कहा जाता है। ठीक है, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रेसिडेंट कलर्स की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पुडुचेरी पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, यह किसी भी सैन्य पुलिस इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और पुडुचेरी 34वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल हुआ। कौन से? 34वें के द्वारा, 1962 के द्वारा शामिल हुआ। ठीक है, 36वें के द्वारा कौन हुआ था? तो 36वें के द्वारा सिक्किम हुआ था। कौन हुआ था? सिक्किम हुआ था। ठीक है, 55वें के द्वारा कौन हुआ? अरुणाचल प्रदेश हुआ था। ठीक है, ध्यान रहे। तो ये सारी चीज हमने देख ली है। यहाँ पे करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अब मैं अगर यहाँ पे MCQ की क्लास कराऊं तो मुझे लगता है इस सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसको यहीं, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप इसको कंप्लीट से देखो, तब तक मैं MCQ की क्लास को रिकॉर्ड करता हूं और उसको अपलोड करता हूं। ठीक है, मैं लाइव इसलिए लेके नहीं आ रहा, आप सोचो लाइव नहीं आ रहे, लाइव इसलिए लेके नहीं आ रहा हूं क्योंकि लाइव आने में क्या है, अभी कोई व्यूअरशिप नहीं आएगी, तो फालतू में आने को मतलब नहीं है। 1-2 बंदे जुड़ेंगे तो उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करवाएं लोगों से और इस चैनल को बढ़ाएं। ये आपका खुद का चैनल है, जब इसको आप ग्रोथ करोगे तो करंट अफेयर को मैं और ज़्यादा अच्छे से कराऊंगा, मेरा और ज़्यादा मन लगेगा और हो सकता है मैं आपको चीज़ों को बेहतर ढंग से कराऊं। अभी क्या, अभी मैं खुद डिमोटिवेट कभी कभी हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लगातार करंट अफेयर डेली दे रहा हूँ, लेकिन व्यूअरशिप नहीं आ रही। मुझे लगता है पता नहीं लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करो जिससे मुझे ही पता लगे हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करो। ठीक है, आपको आज की तकनीकी के हिसाब से मैं बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर लेके आऊंगा और करंट अफेयर ऐसा होगा जो आपका, चाहे आप छोटा से लेके, आप होमगार्ड से लेकर के, ठीक है, चपरासी से लेकर के और यूपी ट्रिपल एससी के CDS CAPF और प्रीलिम्स तक के एग्जाम में करंट अफेयर यहाँ के देख पाओगे। ठीक है, कितनी बड़ी एग्जाम हो यहाँ के करंट अफेयर देख पाओगे। करंट अफेयर, स्टैटिक पॉइंट, आपने अगर स्टैटिक GK और GS का सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप यहाँ से, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, साइंस का, सबका रिविजन कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्लास होती, काफ़ी बेहतर सेशन रहता है। एक बार करो। ठीक है, इस सेशन को मैं और बढ़ा दूंगा, 2 घंटे का सेशन कर दूंगा, एक बार अच्छे से हो जाए।
आप एक बार सपोर्ट करने लग जाओ, चीज़ें अच्छी हैं तो मैं चीज़ों को और डीपली लाने लग जाऊँगा। 2 घंटे में आपको पूरी जीके जीएस का करंट अफेयर से रिलेटेड जीके जीएस का पूरा रिवीजन करा दूँगा, ठीक है? और पर डे हम करते चलें तो महीने भर में कितना रिवीजन कर लेंगे हम लोग। आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीके जीएस में हमेशा वही पूछा जाता है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है? तो न्यूज़ को पढ़ो, फालतू का जीके जीएस पढ़ने या करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो ऑथेंटिक हो, सही हो, उसको पढ़ो। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।